23 मार्च को तहरीक इंसाफ का जो जलसा मंटो पार्क मीनार पाकिस्तान में होना था, फाइनली वो जलसा हो गया। ये जलसा मौजू था तमाम सियासी बहसों का जो मुल्क भर में जारी थी। इस जलसे को एक गेम चेंजर के तौर पे देखा जा रहा था। कहा जा रहा था कि इस जलसे से वो हवा बन सकती है जो आने वाले आम इंतखाबात पे फैसला कुन अंदाज से असरअंदाज हो सकती है, जिसका फ़ायदा इमरान खान साहब को पहुँच सकता है। अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि इस जलसे का इम्पैक्ट वाकई इस हद तक पूरे पाकिस्तान पर हुआ है कि वो वेव ऑलरेडी बन चुकी है। अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। बहरहाल आने वाला वक्त हमें ये बताएगा कि इमरान खान के इस जलसे का असर और मुखालिफ सियासी जमातों पे क्या पड़ा है। ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून, जिसको रवायती तौर पर लाहौर रवायती तौर पर मुस्लिम लीग नून का बड़ा मजबूत एक गढ़ माना जाता है, जहाँ पर खड़े होकर इमरान खान ने दूसरी मरतबा PMLN को चैलेंज किया है। जलसे में यकीनन ये तो आप देख चुके हैं कि जलसे में जो यहाँ हाज़रीन की तादाद है, जो यहाँ पे हाज़रीन की तादाद हमने जलसे में देखी, वो वाकई एक मुतासिर कुन है। लेकिन वो तमाम लोग जिन्होंने जो स्टेज पर इमरान खान साहब के साथ बैठे थे, उनमें वो सियासी घात पुराने चेहरे भी थे और उनमें कुछ नए लोग भी थे। देखना ये है कि इससे पहले हम गुफ्तगू आगे बढ़ाएँ, ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर बड़े जलसों के लिए मंटो पार्क का इंतखाब क्यों किया जाता है, क्यों यहाँ पे जलसा करने को एक बहुत बड़ा चैलेंज समझा जाता है, और मंटो यानी इस मीनार पाकिस्तान के साए में जलसा करना किस हद तक मुश्किल है और इसकी तारीखी तौर पे अहमियत क्या है, और इसके लिए हम आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। पार्क जहां अब ये मीनार पाकिस्तान मौजूद है, पहले इस जगह कौमी सनती मेलों का इनेकाद किया जाता था। क़याम पाकिस्तान से कबल ये परेड ग्राउंड और अवामी पार्क भी था। यादगार पाकिस्तान की तामीर के साथ ही हर किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी गई। 1982 में मीनार पाकिस्तान का इंतजाम LDA के हवाले हुआ। ज़ियाउल हक के दौर में सियासी इज्तिमात पर पाबंदियाँ आयद रही। 1986 में मार्शल लॉ उठने के साथ ही सियासी सरगर्मियों का आगाज हुआ तो इज्तिमात और जलसे जुलूसों का दौर शुरू हुआ। मोहम्मद खान जुनेजो ने वज़ीर आज़म बनने के बाद मीनार पाकिस्तान पर मुस्लिम लीग के बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए मार्शल लॉ उठाने का वादा किया। जलसे तो बहुत होते रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये कि इसके अंदर जो अहम जलसे जिसकी वजह से मंटो पार्क की अहमियत हुई है उसके बाद से, वो तो अभी जो मौजूदा ज़माने में हुए हैं उनकी अहमियत है। वरना इससे पहले मंटो पार्क में जलसे हुए, लेकिन कोई इतना उनकी तारीख़ी अहमियत एक लिहाज से उनकी नहीं थी। 1986 में जलावतनी के बाद बेनज़ीर भुट्टो ने मीनार पाकिस्तान पर तारीख साज जलसा किया। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने IGI के प्लेटफॉर्म पर दीगर कायदीन के हमरा तारीखी खिताब किया। जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम के बड़े बड़े कन्वेंशन और इज्तिमात का रुख भी मोची दरवाजे की बंदिश के बाद मीनार पाकिस्तान की तरफ मुड़ गया। तौर पे मिंटो पार्क की जो अहमियत का आगाज़ है वो 1940 का जलसा है। बुनियादी तौर पे लाहौर का जो वेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहा है वो मोची दरवाज़ा रहा है, तो ज़्यादातर जलसे मोची दरवाज़ा में होते थे। मिंटो पार्क में जाके जलसे 80s की दहाई में ज़्यादा अहम जलसे, या भुट्टो साहब ने जलसा किया था 70s में। मीनार पाकिस्तान में जलसा करने से पॉलिटिशियन हमेशा हेजिटेंट होते थे, क्योंकि मीनार पाकिस्तान बहुत बड़ा वेन्यू है और उसको भरना, और उसमें कम से कम 1 लाख बंदे तो आ जाते हैं। मियां नवाज शरीफ अटल बिहारी वाजपेयी को मीनार पाकिस्तान लेकर आए। वाजपेयी ने मीनार पाकिस्तान पर खड़े होकर पाकिस्तान की हकीकत को तस्लीम किया। परवेज मुशर्रफ ने 2002 में रेफरेंडम के जरिए सदर मुंतखब होने का इरादा भी इसी जगह पर किया। मुशर्रफ के खिलाफ ARD के जलसे भी यहीं हुए। किसानों का भी एक जलसा हुआ था जो यहाँ पर मुख्तलिफ जो लेबर पार्टीज़ हैं उन्होंने मिलकर किया था। यहाँ मेयो जो लोग हैं, मेयो कौम के लोग, उन्होंने भी अपना एक जलसा यहाँ पर किया था। मीनार पाकिस्तान पर 30 अक्टूबर 2011 के जलसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी कौमी जमात बन गई। 23 दिसंबर 2012 को रियासत बचाने के नाम पर डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने यादगार जलसा किया। तारीखी जलसा मीनार पाकिस्तान पर ही किया गया। इमरान खान साहब ने अपना एक जलसा किया था पिछले 2-4 महीने पहले, और उसके बाद रिसेंटली कादरी साहब ने बहुत बड़ा, और इट्स अ फैक्ट, मतलब मुझे कहने में बिल्कुल हेजिटेशन नहीं है कि कादरी साहब का जलसा तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। पॉइंट ये है कि उस जलसे से पॉलिटिकल माइलेज उन्होंने कितना लिया।
अब अगर बेनज़ीर साहबा ने किया था तो उन्होंने तो इस्टेब्लिश किया अपने आप को, या नवाज शरीफ ने किया था तो उन्होंने उसके मुकाबले में अपने आप को इस्टेब्लिश किया। बहुत बंदे इकट्ठे कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती पॉलिटिशियन के लिए, लेकिन उसको पॉलिटिकली मैन्यूवर करना और उसे पॉलिटिकल गेन करना ज़्यादा बड़ी बात होती है। आज का ये तारीखी इज्तिमा तहरीक इंसाफ की इंतखाबी ताकत का मुजाहरा है। इससे पहले के बात को आगे बढ़ाया जाए, ज़रूरी है कि हम तहरीक इंसाफ के सियासी सफ़र पर एक नज़र डालें कि ये तहरीक कहाँ से शुरू हुई थी और आज इस मकाम तक पहुँचने में ये किन किन मराहिल से गुजरी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 25 अप्रैल 2013 को 17 साल की हो जाएगी। इमरान खान की क़यादत में स्टेटस को, करप्शन के खात्मे और इंसाफ की बालादस्ती का नारा लिए 25 अप्रैल 1996 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी गई। देखिए, तहरीक इंसाफ जो है वो कई मराहल से गुजरी है। 1997 के इलेक्शन में उसे नाकामयाबी हुई, 2002 के इलेक्शन में नाकामयाबी हुई, इमरान खान साहब मुंतखब हुए सिर्फ, 2008 का इलेक्शन उसने लड़ा नहीं, और अब वो एक नई ताकत के साथ मंजर आम पर आई है। तो एक लंबा सफ़र है इमरान खान का। उन्होंने हौसला नहीं हारा और अपना जो प्रोग्राम है लोगों के सामने पेश करते रहे। जो मौजूदा सियासत है उसके खिलाफ लोग राय आमा को हमवार करते रहे। उनका कहना यह है कि ज़मीन मीर सुल्तान से बेजार है, पुरानी सियासत गरी खार है, और बिलाखिर उनकी आवाज़ पर लोगों ने तवज्जो देनी शुरू की। और आज तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी जमातों में एक है। इमरान खान ने फरवरी 1997 की इंतखाबी मुहिम में मुतासिर कुन जलसे किए, मगर इंतखाबी नताइज इमरान खान के लिए हौसला शिकन रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में 3,14,820 वोट लिए, जबकि इन्होंने मुल्क भर के तकरीबन 50 लाख से जायद लोगों से खिताब किया। इन्हें दुरुस्त वोटों में सिर्फ 1.7% वोट ही मिल सके। देखिए, बर्रे सगीर में पार्टी नहीं होती, लीडर होता है। इसलिए बर्रे सगीर में आज तक किसी सियासी जमात के निचली सतह तक इलेक्शन नहीं हुए। मिजाज नहीं है बर्रे सगीर में लोगों का एक दूसरे के साथ चलना। तहरीक इंसाफ जो कुछ है वो इमरान खान है, उसकी शख्सियत का अक्स है, और जाहिर है कि माशरे का अक्स भी है। अच्छे लोग ना पॉलिटिक्स में आते हैं, ज़हीन लोग, माशरे का जो यानी फ़ाल तबका है, ना वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में आता है ना पॉलिटिक्स में आता है। तो जो कुछ भी है ये उसकी शख्सियत का अक्स है। गार्डियन में छपा है, गार्डियन लंदन में, कि 20% से ज़्यादा सीटें ये नहीं ले सकता। पॉलिटिक्स एक लोकल चीज़ है, जो लोग उसमें होते हैं वो उसे समझते हैं। इमरान खान कम अज़ कम 30% सीटें लेगा। 1998 के बाद मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बनने वाले अवामी इत्तेहाद का हिस्सा रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्टी आइन जनवरी 1999 में सेंट्रल कमेटी ने पास किया। मुशर्रफ हुकूमत के हामी रहे और रेफरेंडम में मुशर्रफ के हक में वोट डलवाए। 2002 के इंतखाबी नताइज 1997 से भी हौसला शिकन रहे। वो सिर्फ 1,96,806 वोट लेकर एक कौमी नशिस्त ही हासिल कर सके। अगर उनका रेला चल गया और जो उनकी ख्वाहिशात हैं, जो उनके इरादे हैं वो कामयाब हुए, तो फिर उनके खंबे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर रवायती तरीके से इलेक्शन लड़ा गया और उम्मीदवार जो हैं वो फैसला कुन साबित हुए, तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ भी हो सकती है। बहरहाल नशिस्तें कम हों या ज़्यादा हों, इससे कतई नज़र तहरीक इंसाफ ने अपने आप को मुनज़्ज़म करके, अपनी पार्टी में इंतखाबात का इनेकाद करके, और इमरान खान ने खुद अपनी शख्सियत को लोगों के सामने पेश करके एक पेशरफ्त तो कर ली है, और ये मैं उनकी एक बड़ी कामयाबी समझता हूँ। 30 नवंबर 2011 का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यादगार दिन था। मीनार पाकिस्तान पर लाखों के इज्तिमा ने पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तब्दील कर दिया। पहली बार इस जमात को संजीदा लिया गया और मुल्क भर में लाखों नौजवान तब्दीली का नारा लिए इमरान खान के साथ आन खड़े हुए। कौमी असम्बली के 6 अरकान असम्बली की रुकनियत छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। इस जलसे से तब्दीली आएगी और इसको बेहतरीन उम्मीदवार अब मिलने शुरू होंगे। बहुत से उम्मीदवार जो इसके पास हैं और उम्मीदवार मिलेंगे। ये बात दुरुस्त है कि वो अच्छा सियासतदान नहीं है, सियासी हरकियात नहीं समझता, ये बात दुरुस्त है। शायद मामला फहम भी उतना नहीं है, लेकिन दूसरा कौन लीडर है जो इतना ईमानदार हो,
जो इतना प्रेशर सह सकता हो, जो इतना आज़ाद मनुष्य हो, जो नई नस्ल को इतना अपील करता हो, गलतियां भी करेगा, वो पॉलिटिक्स का वसीम अकरम है, वाइड बॉल करेगा मगर विकेट वो ले लेगा। ड्रोन हमलों के खिलाफ इमरान खान के पेशावर लॉन्ग मार्च को भी अहमियत मिली। पार्टी के इंतखाबात में निचली सतह पर इंतखाबात भी पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख का अहम वाकया है। मुल्क भर की खवातीन को सियासत में लाना भी मकबूलियत का हामिल था। तवील अरसा तक पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और दीगर जमातों में रहने वाले मरकजी कायदीन भी तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। अवाम के ठाठे मारते हुए इस समंदर में कितने वोट तहरीक इंसाफ को मिलेंगे, इसका फैसला तो 11 मई 2013 को ही होगा। मैं हमेशा अपनी कौम से सच बोलूंगा। मेरा आपसे वादा है कि मैं आपसे वो बात करूंगा जो मैं कर सकता हूं। मैं कभी आपसे वो बात नहीं करूंगा जो मैं नहीं कर सकता। मैं इंशाल्लाह, मैं और मेरी जो गवर्नमेंट आएगी, मेरा आपसे वादा है कि पाकिस्तान में जुल्म खत्म करने की हम जिहाद करेंगे। ये निजाम अगर नहीं चल रहा तो इसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में जुल्म है। जो भी मेरे पास है, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में होगा। कोई मेरी दौलत, मेरी जायदाद मुल्क से बाहर नहीं होगी। मैं उन लीडरों की तरह नहीं जो लीडरी पाकिस्तान में कर रहे हैं और पैसा और जायदाद और दौलत बाहर रखी हुई है। इक़्तिदार में आके कर्जे माफ नहीं करवाऊंगा। साहब, ये आप देख रहे हैं, हम बदलेंगे पाकिस्तान, एक नया चेहरा, तो ये सारी आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? देखिए, एक तो बहुत अच्छा इन्होंने जलसा किया है। ये मेरे ख्याल में जो पिछला जलसा था 30 का, उससे बड़ा जलसा है। क्राउड बड़ा रिस्पॉन्सिव है, बड़ा उसमें जोश खरोश है। और ये वो जलसा है जो उस वक्त हुआ है जब अब आपको निज़ाम पर तनकीद उतनी नहीं करनी जितने लोगों को वोट पर माइल करना है। उस लिहाज से बड़ा अहम जलसा है पीटीआई का। बदलेंगे पाकिस्तान, तब्दीली, चेंज, लोग कितना डेस्परेट हैं चेंज के लिए, और क्या इमरान खान वो चेंज है? देखिए, लोग तो बहुत डेस्परेट हैं। हर जो सर्वे आता है उसके अंदर आपको वो डेस्परेशन नज़र आती है। लोगों के लिए बड़े मसाइल क्या हैं? लोगों के लिए गैस और बिजली टॉप पर है, अनएम्प्लॉयमेंट नंबर 2 पर होगा साथ, उसके बाद पानी के मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, और चौथा पाँचवा थाना कचहरी। जो पार्टी थाना कचहरी, बिजली, गैस, अनएम्प्लॉयमेंट को लोगों के जहन में से निकाल पाएगी, उम्मीद दिला पाएगी, वो मेरे ख्याल में इलेक्शन जीत पाएगी। अब देखना ये कि इन जलसों के बाद जो आप कैंडिडेट लेके आते हैं उसका कद काट क्या है, आप लोकल लेवल पर कैंपेन कैसे चलाते हैं, धड़ाबंदी को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो जलसे से माहौल तो बन जाता है, लेकिन एक जलसे से ना इलेक्शन जीता जाता है और ना इलेक्शन हारा जाता है। डॉक्टर साहब, आप फरमाइएगा कि ये जो हम सुन रहे हैं चेंज, तब्दीली, ये कितनी तब्दीली, कितनी हकीकत है इसमें तब्दीली में? मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का जो बेसिक इकोनॉमिक प्रोग्राम है वो बाकी पार्टियों से मुख्तलिफ नहीं है। इनकी भी बेसिक जो इकोनॉमिक डॉक्ट्राइन है वो यही है कि डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स, IMF, वर्ल्ड बैंक, कैपिटलिज्म। और इसलिए ये चेंज जो है ये ज़्यादा लोगों का एक इल्यूजन है, खुशफहमी है, लेकिन इन रियल कोई जेन्युइन चेंज इकॉनमी में नहीं आ रहा। ये वो चेंज नहीं है जिसके लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तहरीक 70s में उभरी थी, क्योंकि उसके पीछे एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थी। यहाँ मूवमेंट नहीं है, सोसाइटी डेड है, लेकिन मूवमेंट उभरने की कोशिश कर रही है और पहले रास्ते तलाश कर रही है। जो उनको एक थोड़ा बहुत नई चीज़ मिलती है उस तरफ जाते हैं, लेकिन एक्चुअली ये कि इमरान खान समेत तमाम जो मौजूदा हावी सियासत है उसने लोगों की इक़्तिसादी और माशी निजात के रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं, क्योंकि वो तमाम पार्टियाँ, तमाम सियासत जो है वो उस मालियाती सरमाए की नुमाइंदा है जो इस वक्त पाकिस्तान पर हावी है, पाकिस्तान को लूट रहा है और पाकिस्तान का इस्तेसाल कर रहा है।
तालिब साहब, ये जो अभी डॉक्टर साहब ने जैसे फरमाया कि ये जो एक यानी हमने जो कैंपेन देखी तहरीक इंसाफ की, उसमें एक आदमी जो यानी अपने हाथ से काम करने वाला है, मेहनत का, वो सामने है, लेकिन पार्टी इलेक्शन हमने देखा कि पैसा फिर जीता है। तो हकीकत तो यही है, पर कंट्रोल तो पैसे का है। देखिए, वो रिसोर्सेज मैटर करते हैं, लेकिन हमें यह भी एक्नॉलेज करना चाहिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद जिसने रिक्शे वाले और टांगे वाले को और मजदूर को सियासत के अंदर कम से कम जहनी तौर पर मरकजियत दी, इमरान खान के आने के बाद लोगों के ऊपर फोकस बढ़ गया है, तो हमें ये मानना पड़ेगा। बाकी अब वो जो नीचे इलेक्ट होकर ऊपर आया है, क्या वो इलेक्शन के अंदर बतौर कैंडिडेट होगा और क्या उसको पार्टी उस तरह सपोर्ट करे, क्या वो जीत के असम्बली के अंदर आएगा, मेरे ख्याल में वो देखने वाली बात है। वहाँ पर आपको पैसा, रिसोर्सेज और कैंडिडेट की जो विनेबिलिटी है वो आपको ज़्यादा नज़र आएगी। तो मुझे लगता है ये कि एक मोमेंटम तो आपको नज़र आ रहा है एक गैर रिवायती सियासत की तरफ, लेकिन ये इलेक्शन जो है बहुत हद तक रिवायती तौर तरीकों के साथ ही होगा। स्टेज के ऊपर इस वक्त आपको मिक्स लोग नज़र आएंगे, आपको पार्टी के नए अहदेदारान भी नज़र आएंगे, जवान साल लोग नज़र आएंगे, लेकिन उसके साथ जो स्टेज के ऊपर इर्द गिर्द दाएं बाएं लोग बैठे हुए हैं, ये घाघ लोग हैं, ये सीजन लोग हैं, पार्टियां भुगता के आए हैं, इलेक्शन भुगता के आए हैं। तो मेरे ख्याल में इमरान खान का नारा चेंज का लोगों को अपील करता है, क्योंकि उसने पहली मरतबा बतौर अपोजिशन चेंज की बात की है, लेकिन इलेक्शन करवाते वक्त क्या चेंज वाले लोग आएंगे, क्या रिक्शे वाला असम्बली में पहुंचेगा, क्या टांगे वाला मिनिस्टर बनेगा, मेरे ख्याल में वो चेंज की एक हतमी मयार होगा परखने के लिए। ऐसा नजर आ रहा है आपको? मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रहा, मुझे फिलहाल नजर। ये ताकत इस लेवल पे कैसे पहुंचेगी? देखिए अनीक साहब, जो बेसिक डिफरेंस है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का और इमरान खान का, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान का नारा नहीं दिया था, एक मुतबादल इकोनॉमिक सिस्टम पेश किया था जो रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म था। उसने जागीरदारी का खात्मा, सरमायादारी का खात्मा, साम्राज्यियत के असासों को नेशनलाइज करना, ये प्रोग्राम था जिसमें एक्चुअली एक तबके की जो लड़ाई थी उसको वो मैदान में लेके आए थे, और इसलिए तबका एक ज़्यादा बुलंद मेयार की सोच के तहत जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पीछे गया था। यहाँ सोच का और शऊर का वो मेयार नहीं है जो इमरान खान की फॉलोइंग है जैसे भुट्टो का था। जैसे मुझे तो ये ऐसे लगता है जैसे मार्क्स ने कहा था, पैशंस विदाउट ट्रूथ्स, ट्रूथ्स विदाउट पैशन, वो जज्बे जिनमें सच ना हो और वो सच्चाइयाँ जिनमें जज्बे ना हो, और इसलिए ये एक इल्यूजन, खुशफहमी ज़्यादा है, रियलिटी कम है, और इसीलिए ये जल्दी रिट्रीट हो जाएगा। जितनी तेज़ी से ये आ गया है इतनी तेज़ी से पसपाई इख्तियार कर जाएगा, क्योंकि कोई जेन्युइन चेंज नहीं आ सकता। ये इंसाफ की बात करते हैं, अगर पिछले 5 सालों में पेट्रोल, बिजली और दूसरी अशिया खुर्दनोश की कीमतों से इंसाफ ज़्यादा महंगा हुआ है, तो ये क्या इमरान खान साहब आज ऐलान कर देंगे कि आज के बाद इंसाफ मुफ्त होगा, कई आपको वकीलों की फीसें नहीं देनी पड़ेंगी, आपको अदालती अखराजात नहीं बर्दाश्त करने पड़े? इंसाफ मुफ्त नहीं कर सकते, तालीम मुफ्त नहीं कर सकते, इलाज मुफ्त नहीं कर सकते, जो इंसानों की बुनियादी ज़रूरियात है। किसी भी महज़ब माशरे में तालीम और इलाज इंसान का हक है, और वो माशरा अगर नहीं दे सकता, वो रियासत नहीं दे सकता, तो उस रियासत का वजूद एक जुर्म बन जाता है। आपको ये सारी यानी ये एक आइडियल हम निज़ाम, यानी डॉक्टर साहब एक पूरे निज़ाम के खात्मे की बात कर रहे हैं, सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, तो हमारी जो ज़मीनी हकीकतें हैं वो इजाज़त देती हैं इन बात, यानी इसकी कि आप कंप्लीट एक निज़ाम ही तब्दील हो जाए, हमें वो तो वैसे वाकई नज़र नहीं आ रहा। देखिए, आपको एक जमहूरी अंदाज से तब्दीली लानी है, और जमहूरियत को जब आप तब्दीली के साथ मिक्स करते हैं तो वो उसकी स्पेस स्लो हो जाती है तब्दीली की। आपको इलेक्शन जीतने हैं, फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का नारा जो था वो एक नज़रिए के साथ जुड़ा हुआ था, ये बड़ी अहम बात है। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब खुद जागीरदार थे, जतोई साहब जागीरदार थे, खर जागीरदार थे, और मैं नाम गिनवाऊं तो पाकिस्तान की बड़े बड़े जागीरदार उनके साथ बैठे हुए थे, और उसके बाद जो लेबर के नुमाइंदगान के साथ लाहौर के अंदर उन्होंने किया वो हम सब पर वाज़ेह है। और आखिर में आके उन्होंने उसी रिलीजियस लॉबी को प्लीज़ करने की कोशिश की जिसके बारे में बात करते हैं। तो सियासत की जो हक़ाइक़ हैं वो आपकी पेस को स्लो कर सकते हैं। मेरे ख्याल में अब ये जो पुश आ रही है ये लीडरान के हाथ में भी नहीं रहेगी। मैं किसी को कह रहा था कि यूथ को अगर आपने मोटिवेट कर दिया, जो आपने कर दिया है, और मुस्लिम लीग ने भी फिर उसको रिस्पॉन्ड किया, तो अब ये जीनी आउट ऑफ द बॉटल आ गया। अब इस जिन को आप वापस नहीं भेज सकते। आप उनको ये नहीं कह सकते जी कि मैंने कह तो दिया था लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ, कर नहीं सकता हूँ। सो बेसिकली लीडर्स जो हैं नई तब्दीली, और मीडिया ने तो बिल्कुल तब्दील कर दिया सब कुछ। ये टेक्नोलॉजी, ये यूथ, ये फ्रस्ट्रेशन मेरे ख्याल में पुश करेगी उस चेंज की तरफ, इसको आप स्पीड अप करें। अब ये लीडरान के कंट्रोल में नहीं रहेगा, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट तो लीडरान ने क्रिएट करनी है। दे हैव टू गो इनटू पॉलिटिक्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज, पीपल कांट वेट। सो आई एम होपिंग कि ये जीनी आउट ऑफ द बॉटल निकला है,
लोग फ्रस्ट्रेटेड भी होंगे और इनको हिलने फिर नहीं देंगे। दैट्स वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, दैट्स व्हाई आई से कि ये जो प्रोसेस है ये चेंज के लिए बड़ा अहमियत का हामिल है। तो हम यानी यानी कोई ऐसा इनकलाब यानी इन लोगों के थ्रू यहाँ पे आ सकता है कि हम वाकई नेशनलाइज कर दें तमाम चीज़ों को? नहीं, नेशनलाइज तो नहीं कर सकती जी। अब वो मेरे ख्याल में ठीक है, अगर आप वेनेजुएला अगर हैं तो आपके पास तेल वेल ठीक है तो आप कर सकते हैं, सब्सिडाइज कर सकते हैं, लेकिन वो दिन नहीं है। दुनिया भर के अंदर एक और ज़्यादा रूथलेस कट थ्रोट कैपिटलिज्म भी नहीं हो सकता। आपने फार्मर को तहफ़्फ़ुज़ देना है, आपने लोगों को वेलफेयर स्टेट देनी है, आपने तालीम मुफ्त देना, जिस तरह फरमा रहे थे, आपने उनको बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ देनी है, बट यू हैव टू डू इट अकॉर्डिंग टू दी पॉलिटिकली करेक्ट आइडियोलॉजी विच इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप लेके आएंगे, इकॉनमी को दुरुस्त करेंगे। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये नहीं है कि ये नज़रियात सही यहाँ पर नहीं है, बदकिस्मती ये है कि किसी नज़रिए को सही तरीके से इन्फोर्स ही नहीं किया गया। बिजली के बहरान को आप देख लें, आपके आउटपुट देख लें कितनी है, आपकी नीड को पूरा करती है, आप सर्कुलर डेट ही ठीक नहीं कर पा रहे। सो जो लीडर बेसिक गवर्नेंस कर पाएगा, मेरे ख्याल में लोग उसको तब्दीली का एजेंट गर्दानेंगे। दैट्स वे द बॉटम लाइन इज़ फॉर नाउ। बाकी रेवोल्यूशन जो है फ्रैंकली रुमानवियत उसमें ज़्यादा है, अच्छा है रुमान, लेकिन वो ज़माने नहीं है कि जब तख्त उठाले जाएंगे। जो तख्त के ऊपर बैठे हुए हैं अभी स्टेज पर भी मौजूद है, आपको पता है। जी डॉक्टर साहब, फिर क्या करें? ख्वाब तो मेरे ख्याल में कई बार ऐसे होता है कि 20 साल गुजर जाते हैं और कोई बड़ा वाक़या नहीं होता, और कई बार 20 दिनों में इतने वाक़यात होते हैं जो 20 सालों में नहीं होगा। अगर आप गौर करें पिछले 20 साल का, 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद 2011 तक एक खामोशी थी। जैसे तलत साहब कह रहे हैं, कोई रेवोल्यूशनरी अपसर्ज नहीं थी, अपहीवल नहीं थी, लेकिन हम देखते हैं कि 2011 में क्या हुआ। अरब स्प्रिंग आई, अरब रेवोल्यूशन था, यूरोपियन समर आया, अमेरिकन ऑटम आई, वॉल स्ट्रीट मूवमेंट जो चली, इसी तरह फिर रशियन विंटर आया, और एक नया अहद उभर रहा है। एक तवील अरसे के रुकावट के बाद, एक तवील अरसे की इनर्शिया के बाद, और ये मैं समझता हूँ कि यहाँ भी आएगा। यहाँ भी 2007 में बेनज़ीर साहबा के आने के बाद जो मूवमेंट बनी थी, उस मूवमेंट को जब बेनज़ीर को शहीद करके ख़त्म किया गया तो लोगों पर एक जमहूरी रद्द इनकलाब के ज़रिए माशी और इक़्तिसादी हमलों की इंतहा कर दी गई। महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, एक जमहूरी इंतकाम लिया गया, हुक्मरान तबके ने लिया जमहूरियत के नाम पर। अब लोग उस ज़ख्म से, उस तकलीफ़ से, उस अजियत से बाहर निकलना शुरू हुए हैं। ये शुरुआत है, ये पहले कदम है उस इनकलाबी तहरीक के, लेकिन ये क़यादत नहीं है। इसका हशर भी वही होगा जो तहरीर स्क्वायर की तहरीक का हुआ है। बिल्कुल यही फरमा रहे हैं कि अब ये जो अब यूथ के पास अवेयरनेस चली गई है, यू कांट टेक इट बैक। लेकिन क्वेश्चन ये कि उस अवेयरनेस को एक आइडियोलॉजी चाहिए। वो आइडियोलॉजी इमरान खान के पास नहीं है। वो आइडियोलॉजी उस वक्त होगी डेवलप जब उनके अंदर से एक पार्टी डेवलप करेगी। ये दुरुस्त है कि भुट्टो साहब भी जागीरदार थे, लेकिन चू लाई भी तो जागीरदार था, लेनिन भी कोई गरीब तबके का नहीं था, मार्क्स भी गरीब तबके से नहीं था। लेकिन क्वेश्चन ये कि उनका नज़रिया क्या था, सोच क्या थी, क्या वो जेन्युइनली उस निज़ाम को बदलना चाहते हैं? आपके सामने है कि कैपिटलिज्म पाकिस्तानी इतना गल सड़ चुका है कि इसमें इतनी सारी रिफॉर्म की गुंजाइश नहीं है। अगर रिफॉर्म की गुंजाइश होती तो ये हुकूमत कर लेती। एक निज़ाम में इस्लाह करने की गुंजाइश नहीं है। उस निज़ाम को अगर आप मुसल्लत करेंगे तो उसको चलाने का सिर्फ एक तरीका है कि गरीबों पर और बोझ डालें, इनडायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ाएं, महंगाई करें, उजरतें कम करें, बेरोज़गारी ज़्यादा करें, और कोई तरीका नहीं है सिस्टम को चलाने का। और ये सिस्टम रहेगा तो पाकिस्तान के हालात से बदतर होंगे, और इमरान खान और PTI के पास कोई मुतबादल नहीं है इस निज़ाम को बदलने। इमरान भाई को आज से हमने अपना वज़ीर आज़म मान लिया है। इलेक्शंस में जो मर्ज़ी हो, आज का दिन जो इतना सक्सेसफुल एक सुनामी आया है, उसने इमरान भाई की फ़तह का ऐलान कर दिया है। और हमें पता है कि इमरान भाई शुरू से ही टारगेट अचीवर हैं। बेशक वो 92 का वर्ल्ड कप हो, बेशक वो हॉस्पिटल हो, और बेशक वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो, जो काम किसी ने कभी नहीं किया वो हमेशा इमरान भाई करते हैं। फेल हो गया इमरान खान, और क्या होगा? उसके बाद तो फिर नई कोई बंदा ताड़ेंगे, देखेंगे, उसको वोट देंगे, आगे वो भी ऐसे करेगा, उसको फिर और देखेंगे। ये सिलसिला चलता ही रहेगा ऐसे इस हिसाब से। तो फिर ये होगा कि हम जो है कि इस मुल्क के लिए अच्छा आदमी चुने, जो हमें तकरीबन कम से कम
महंगाई को तो कम करे। आज तक खान साहब ने जो भी कौम से वादा किया है वो पूरा किया है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो शौकत खानम हो, चाहे वो नमल यूनिवर्सिटी हो, और सबसे लेटेस्ट जो खान साहब ने वादा किया था कि मैं पार्टी को एक डेमोक्रेटिक पार्टी बनाऊंगा, तो तमाम लोग हंस रहे थे, बल्कि पार्टी के अंदर के लोग भी कह रहे थे कि ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि आज तक कोई भी पार्टी ये काम नहीं कर सकी। लेकिन आज देखें, खान साहब ने अपना वादा पूरा किया और 80,000 नुमाइंदे आज हलफ उठा रहे हैं, और अब मुझे आज फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तान की सबसे पहली डेमोक्रेटिक पार्टी का हिस्सा हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन हूँ और टोबा टेक्सिंग से तशरीफ़ लेके आया हूँ। वहाँ टोबा टेक्सिंग में पुराने वर्करों के साथ इतनी ज़्यादती हो रही है कि सबके सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खामोशी इख्तियार करके बैठ गए हैं। कोई भी पाकिस्तान टोबा टेक्सिंग से लाहौर नहीं आया। एक वह शख्स मैं हूँ जो यहाँ आया हूँ, वह अपनी क़यादत के साथ मिलूँगा, उनसे बात करूँगा क्यों हमारे साथ इतनी ज़्यादती हो रही है, क्या टोबा टेक्सिंग में ज़्यादती हो रही, ये हर जगह हो रही है। इनकलाब की फिर सिर्फ हम बातें सुन रहे हैं, तब्दीली, चेंज, तो फिर इसका असल मतलब क्या है? असल मतलब इनकलाब का ये है जी कि लोगों की जो इस वक्त हालत ज़ार है उसमें वाज़े मुस्बत तब्दीली आए और तब्दीली की जो ट्रैजेक्टरी है उसका ज़ाविया है वो अपवर्ड हो, तो लोग उसको इनकलाब गर्दान लेंगे। इनकलाब जैसे हमने पढ़ा, याद रखिए तारीख़ में जितने बड़े इनकलाब आए हैं उनके बाद डिक्टेटरशिप्स ने जन्म दिया है। हमको फ्रांस का इनकलाब तो बड़ा याद है, ये याद नहीं है कि उसके बाद आया नेपोलियन ही था। हमको रशिया का इनकलाब तो याद है, लेकिन ये याद नहीं है कि जो पार्टी ने अपनी आइडियोलॉजी बनाई थी जिसको बाद में जाके खुरुश्चेव ने उसको डिस्टैलिनाइज किया था, वो रशिया के अंदर ही था और रशिया टूट गया क्योंकि पार्टी की, और इवन चाइना के अंदर इस वक्त जो बहुत बड़ी डिबेट आपको नज़र आ रही है। तो तब्दीली और इनकलाब और नया नज़रिया मेरी नज़र में तो ये है कि लोगों को रोटी दे दें, लोगों को जॉब दे दें, लोगों को थाने कचहरी के जुल्म से बचा दें, गलियां साफ करवा दें, तालीम से दे दें, जो बुनियादी हकूक़ हैं उनके आइन में वो दे दें। मेरे नज़दीक और मेरे ख्याल में, आई स्पीक फॉर वास्ट मेजॉरिटी, उन लोगों के नज़दीक यही इनकलाब होगा फॉर नाउ। और तहरीक इंसाफ में ये कैपेबिलिटी आपको इस वक्त नजर आ रही है? तहरीक इंसाफ में कैपेबिलिटी तो देखिए, जमहूरियत के अंदर रहते हुए कैपेबिलिटी का ताल्लुक आपके नंबर से है। आपको पार्लियामान में पहुंचेंगे तो उसके बाद पॉलिसी बनाएंगे। कैपेबिलिटी इस तरह तो मैं आपको बता सकता हूं कि मैं अगला वर्ल्ड कप खेलूंगा, मैं 3 सैकड़े कर दूंगा। आप कहेंगे भाई खेलोगे तो करोगे ना, तो पहले तो मुझे क्वालिफाई करना है। लिहाजा दीज इलेक्शंस आर वेरी क्रूशियल फ्रॉम पीटीआई's पॉइंट ऑफ व्यू। कितने नंबर्स लेते हैं ये? अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है जीतें, लेकिन अगर अच्छी सीटें ले ली और लाखों की तादाद में वोट ले लिए तो दे आर सेट टू फाइट द नेक्स्ट इलेक्शन। सो आई थिंक ये इलेक्शन जो है ये पीटीआई को भी सबक देंगे कि नज़रिया किस किस्म का चाहिए। सो फॉर देम इट्स वेरी वेरी क्रूशियल। अच्छा, ये फरमाइए तलत साहब कि अगर सोचिए कि 40-45 सीट के साथ पीपल्स पार्टी नेशनल असेंबली में आती है, इतनी ये भी ले जाते हैं और मफामत के नाम पे सदर ज़रदारी इनको कहते हैं अनकंडीशनल हम आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देने के लिए तैयार हैं, नवाज शरीफ जाने और इमरान खान जाने, और सारी पार्टीज इनको वोट दे देती हैं, तो फिर क्या होगा? आप मेरे ख्याल में पॉसिबिलिटी है कोई? आप खुशगवार मौसम के सदके पीपल्स पार्टी के बारे में बड़े फराख दिल हैं। अच्छा। मैं बड़ा हैरान हूँगा अगर वो 45 सीटें ले जाएं, जो मैंने पंजाब के अंदर कम जो विच द मेजर चंक जो मैंने देखा है। मुझे तो पीपल्स पार्टी का हाल बुरा नजर आता है। वजह क्या है? आपने यहाँ पे भट्टू साहब के हवाले पार्टी की हुई है पीपल्स पार्टी, आपने यहाँ पर फंक्शनल लीग का गवर्नर लगाया हुआ है, और आपने परवेज लाई के हाथ दी हुई है पीपल्स पार्टी यहाँ पर रही कहाँ है बेनज़ीर भुट्टो साहबा की? तो पीपल्स पार्टी और बाकी सारे पाकिस्तान देखिए, सिंध के अंदर मैं आई टेल यू, सिंध के अंदर जो है अगर आपने वहाँ के नेशनलिस्ट को फैक्टर इन नहीं किया तो मेरे ख्याल में आप बड़ी मिस्टेक कर रहे होंगे। लेकिन सिंध के अंदर से आप 47 सीट नहीं ले सकते। असल बैटल ग्राउंड नंबर वाइज जो है वो पंजाब है, केपीके है। तो मुझे पीपल्स पार्टी, और फिर अभी तक वो क्यू लीग का तौक अपने गले से उतार नहीं सके। क्यू लीग के साथ खड़े होंगे तो और खज्जल होंगे। तो टाइम बहुत कम रह गया है मेरे ख्याल में। पीटीआई को अब अपना जोर दिखाना है। लेकिन अगर कोलिशन में अगर जाना पड़ता है, कोलिशन में जाएंगे, देखें एनीबॉडी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू पीपल्स पार्टी एंड क्यू लीग भस्म हो जाएगा, वो भस्म हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त वही हाल है पीपल्स पार्टी और क्यू लीग का जो जनरल मुशर्रफ का था। जनरल मुशर्रफ आखिरी वक्त में सोने को भी हाथ लगा देते तो मट्टी में तब्दील हो जाता था। तो इमरान खान अगर पॉलिटिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ के अंदर जाएंगे तो जिन लोगों को उम्मीद का पैगाम दिया वो नहीं छोड़ेंगे इनको। तो लिहाजा इमरान खान की ट्रेजेक्टरी जो है वो उसी विगरस ऑपोजिशन, एंड ही हैज़ टू बिकम एजेंट ऑफ चेंज बाय डिलीवरिंग। डिलीवरेंस के बगैर नारों के ऊपर बात नहीं बनेगी। लोगों ने कल आपसे पूछना जी नारा तो बड़ा लाया सी, तो भाजी मेरी नौकरी तो लगी नहीं, तो भाजी मेरी गली के गंद है, एपिटाइटिस है, अस्पतालों के मसला। ही हैज़ टू आंसर देम। पवेलियन है ये,
आपको पता है क्रिकेट में सबसे ज़्यादा स्कोर जो है ना पवेलियन के अंदर बनते हैं। मेरे पास तेंदुलकर से ज़्यादा सेंचुरियाँ पवेलियन में बैठ के बनाई गई, इस तरह क्यों नहीं खेलता? ये पवेलियन है, जितना मर्जी सैकड़ा कर लें, असेंबली में जाएंगे तो फिर डिलीवर करना होगा। दैट इज़ द रियल टेस्ट, बट यू हैव टू रीच द असेंबली फर्स्ट। जी, अगर हम इसको कंक्लूजन की तरफ जाएं डॉक्टर साहब, तो फरमाइए कि अगर यही हो जाए, अगर यानी जिस तरह के लोग हम देख रहे हैं कि सरमायादार भी इस वक्त ऊपर बैठे हैं, घाघ सियासतदान जैसे कि तलत साहब ने फरमाया पार्टियां भुगता के आ रहे हैं, वो भी बैठे हैं, लेकिन कारकुन भी बैठे हैं। सही है। अच्छा, अब आगे जाके अगर ये कोलिशन में जाते हैं किसी पार्टी के साथ, यानी नवाज शरीफ को ब्लॉक करने के लिए, सही है, तो फिर इनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए जी, पहले तो ये कि 1970 के बाद ये इलेक्शंस जो हैं ये हुक्मरान तबकात के लिए और अमरीकी साम्राज्य के लिए मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहरान इतना शिद्दत इख्तियार कर गया है माशरे में कि उसकी तपिश से रियासत के अंदर खलफिशार है, सियासत के अंदर वही खलफिशार हमें नज़र आता है। और इसलिए जो बंदर बांट होनी है इन हुक्मरानों की सियासत में, उस बंदर बांट की लड़ाई है ये सारी। लेकिन रियलिटी ये है कि अभी तक लोग हाथों से वोट दे के तब्दीली की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है जब लोग हाथों से वोट दे दे के तंग आ जाते हैं, उनके मसले नहीं आते होते, तो फिर जैसे लेनिन ने कहा था, देन दे वोट विद देयर फीट, फिर अपने पैरों से वोट डालते हैं। और पैरों से वोट डालने का मतलब है वो तरीके चलाते हैं, और तरीके को मतलब ये नहीं होता कि धरने देने, कराची वालों को इनकलाब करने के लिए इस्लामाबाद आने की ज़रूरत नहीं होती, वो वहीं की फैक्ट्रियाँ बंद करते हैं, वहीं की रेल रोक देते हैं, वहीं का पहिया जाम कर देते हैं, उसी से समाज रुक जाता है और रियासत टूट जाती है और एक इनकलाबी शक्ल पैदा होती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त जो है उसमें ये सिस्टम कोई मसला हल करने वाला नहीं है, जहाँ टेररिज्म और बढ़ेगा, महंगाई और बढ़ेगी, गुर्बत और बढ़ेगी, बीमारी और बढ़ेगी। और अगर इसको रेडिकली चेंज ना किया गया, जैसे इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि कैंसर का इलाज एस्पिरिन से नहीं हो सकता, और यहाँ पर जो कैपिटलिज्म है उसके अंदर जो ब्लैक इकोनॉमी है उसका हुजम असल इकोनॉमी से 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया, और उसको काटे बगैर आप यहाँ कोई टैक्स नहीं ले सकते। ब्लैक इकोनॉमी तो किसी नेट में नहीं आती, उसकी तो कोई ऑथेंटिफिकेशन ही नहीं है, उसकी कोई ऑडिटिंग ही नहीं है, और इसलिए जो इकोनॉमी है अगर उसको कंट्रोल नहीं करते, मेरे ख्याल में ये राइट विंग के पॉलिटिशियंस इनकलाब नहीं किया करते। वैसे तो शहबाज शरीफ साहब भी बहुत जालिब को पढ़े, जालिब एक कम्युनिस्ट था, फैज़ एक कम्युनिस्ट था, लेकिन क्वेश्चन ये है कि शहबाज शरीफ जैसा सरमायादार अगर जालिब को पढ़े तो जालिब की रूह तड़प रही होगी। क्वेश्चन ये है कि एक पार्टी जो नीचे से उभरेगी, जो किसी हद तक 70 की पीपल्स पार्टी में था वो दमखम, वो इनकलाबी जज्बा था, वो स्टडी सर्कल्स थे जहाँ पर डॉक्टर बशीर हसन रेलवे में 87,000 वोट से जीता था। आज क्योंकि पार्टियों में पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल डिफरेंस खत्म हो गया, जमात इस्लामी से लेकर MQM तक, ANP से लेकर PTI तक, तमाम मुस्लिम लीगों में कौन सा एक डिफरेंट इकोनॉमिक प्रोग्राम है किसी पार्टी का? सबका ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स है, सब उसी IMF के 4 नुस्खों पर चल रहे हैं, डीरेगुलेशन, रिस्ट्रक्चरिंग, प्राइवेटाइजेशन, डाउनसाइजिंग, राइट साइजिंग, और ये लोगों के खिलाफ के प्रोग्राम है, और इस निज़ाम की ज़रूरत है, मजबूरी है। ये सिर्फ यहाँ पर नहीं है, आप ग्रीस में देखें क्या हो रहा है, स्पेन में क्या हो रहा है, पोर्चुगल में क्या हो रहा है। तहरीक इंसाफ, मतलब यहाँ पे आपको लगता है कि अभी आइडियोलॉजी वो वाली आपके ख्याल में नहीं है? मेरे ख्याल में कभी भी नहीं थी इनकी आइडियोलॉजी, और ये एक एक्सीडेंटल अपसर्ज है जो बहुत जल्दी बैठ जाएगी। मैं भी यही कह रहा हूँ, आप अभी देखें, आपके पीछे अभी मैं बताता हूँ उनकी बात। जी तला साहब जी, तो डॉक्टर साहब के ख्याल में तो फिर इनके पास यानी वो पैशन विदाउट ट्रूथ, ये यानी देखें, आपको ये पावर पॉलिटिक्स है, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये नज़रियात की सियासत नहीं है, ये पावर पॉलिटिक्स है। मेरी लेकिन गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अगर पावर पॉलिटिक्स के सदके आप लोगों को बेहतर तरीके से गवर्न कर पाएँ, अगर वो जो भाई पीछे कह रहे हैं गरीब को बोलने का हक है या नहीं है, और हम तो वोट उसको देंगे जो हमें नौकरी देगा, किसको वोट देंगे आप? नौकरी देगा जो आपको, जो पेट भर के खाना खिलाएगा, दैट इज़ द रियलिटी। गवर्नेंस की मैं बात कर रहा हूँ। आप अपने बेसिक हेल्थ यूनिट्स को उठा के देख लें, आप अस्पतालों की तरफ मैं दोबारा वहाँ पे जाऊँगा, पाकिस्तान हेपेटाइटिस से लेकर और कैंसर तक ये बीमारियाँ, आप एक तरफ जो है एक अर्बन एलीट को पेंडर कर रहे हैं, जो अर्बन एलीट आपको नज़र आ रही है, जिनके पास आप कहते हैं जी कि हमने डिजिटल रेवोल्यूशन, बट डिजिटल रेवोल्यूशन उसके पास होगा ना जिसके पास मोबाइल होगा, गरीब के पास तो मोबाइल नहीं है। इंटरनेट रेवोल्यूशन उसके पास होगा ना जिसके पास इंटरनेट होगा, जिसके पास इंटरनेट ही नहीं है। तो ये है पावर पॉलिटिक्स। लेकिन पावर पॉलिटिक्स के जरिए आपने एक ऐसा डायनामिक अनलीश कर दिया है मेरे ख्याल में, जिससे अब मुंह मोड़ना मुमकिन नहीं है। डॉक्टर साहब जो हैं वो एक पक्के और बड़े मुस्तनद नज़रियात के हामिल हैं, और मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि निस्बतन मैं इनसे कम उम्र हूँ और फिर भी ज़्यादा सुन की हूँ, ये इस उम्र के अंदर माशाल्लाह इतने रेवोल्यूशनरी हैं। बट द पॉइंट इज़ कि आपको इस मुल्क को गवर्न करना, आपको इसकी कलें सीधी करनी है। जो उन कलों को सीधा नहीं करेगा, लोग उसको लगाएंगे मार इलेक्शन के अंदर, और अगर नहीं लगाएंगे तो हकीकत में उसका गला भी पकड़ लेंगे।
अपना गला बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए नाउ दे हैव टू बिगिन टू गवर्न दिस कंट्री। और अगर इन इलेक्शंस के बाद भी लोगों की उम्मीद टूटती है फिर? नहीं, उम्मीद नहीं टूटेगी। अगर देखें उम्मीद, रिएक्शन जल्दी देखें वो कहते हैं कि क्यूबा के अंदर जो है कभी लाइन नहीं टूटती थी, क्योंकि और अगर लोगों को दूध नहीं भी मिलता था, या हुस्नी मुबारक के दिनों में अगर आखिर में उनको रोटी नहीं भी मिलती थी तो वो खड़े रहते थे क्यू में। उनको उम्मीद थी कि रोटी मिल जाएगी, आज नहीं मिलेगी तो कल मिल जाएगी। आपने उम्मीद बना दी है, उम्मीद पर लोग आपके साथ बड़ी देर तक चल सकते हैं, लेकिन आखिर में आके उम्मीद के ताबे आपसे सवाल भी बड़े सख्त पूछते हैं। तो आपने उम्मीद कायम कर दी है, यू बेटर डिलीवर नाउ, बिकॉज़ इफ यू डोंट डिलीवर देन यू हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम। पार्लियामेंट में अगर ये पहुंच गए, तला साहब फरमा रहे हैं कि उनको गिरबान भी तो लोग पकड़ेंगे ना अगर ये चेंज नहीं देते तो यहाँ पे आके खड़े हुए हैं, वो उनसे हिसाब लेंगे ना। मेरे ख्याल में बात ये कि यहाँ लोगों का जो बर्दाश्त है ना वो अंत पे आ चुकी है, और इनको ये समझ लेना चाहिए कि ये समझते हैं कि मेहनत कश तबका मर गया, गरीब लोग बेहिस्स हो चुके हैं, गरीब लोग लड़ेंगे नहीं। इनको ये पता नहीं है कि रुके हुए हैं जो दरिया ने रुका मत समझ, ये बह निकले तो चीर देंगे कलेजे पहाड़ों के। इस मुल्क के अवाम की मेहनत कशों की एक तारीख है, इनकलाबात की रवायत है जो 68-69 का रेवोल्यूशन हुआ था, और अब अगर रेवोल्यूशन होगा वो 68-69 से कहीं बड़े पैमाने पर होगा। और अगर एक मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी हुई तो वो रेवोल्यूशन एक सोशलिस्ट फतह से हम किनार होकर रहेंगे। डॉक्टर लाल खान और तलत हुसैन की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पे जलसे में मौजूद जितने भी लोग आए थे उनके जज्बात भी आप तक बहुत हद तक पहुँच चुके हैं। हमने यहाँ पे आज देखा इस जलसे में कि पख्तूनख्वा के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बलूचिस्तान के लोग यहाँ मौजूद हैं, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए यहाँ लोग मौजूद हैं। अलबत्ता अंदरूनी सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत बड़ी तादाद में यहाँ नज़र नहीं आ रहे। एक बात तय है कि आज की तकरीरों में भी जिस तब्दीली के जो नारे हमने सुने हैं, चेंज के नारे जो हमने सुने हैं, ये चेंज पाकिस्तान के लोग अब मांग रहे हैं और उनकी इस मांग में बहुत शिद्दत आ चुकी है। पाकिस्तान के लोग अब तब्दीली चाहते हैं, अपने समाजी, सकाफती, सियासी माहौल में बेहतरी चाहते हैं, और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के उनमें अब सब्र नहीं है, और वो अब नताइज चाहते हैं। और अगर तहरीक इंसाफ या कोई और सियासी जमात उनको वो नताइज नहीं दे सकी, उनकी ज़िंदगियों को बेहतर ना बना सकी, तो उनके पास शायद अगले 5 साल पूरे करने की लग्जरी नहीं होगी जो कि हमने गुज़श्ता 5 साल जमहूरी देखे। अगले 5 सालों में शायद लोगों का गुस्सा, लोगों का जज्बा सियासतदानों को हकीकी मानों में कुछ करने पर मजबूर करेगा, वरना बहैसियत तबका इनका अपना मुस्तकबिल खतरे में पड़ सकता है। इलेक्शन 2013 के लिए पार्टियों ने अपने अपने मंशूर पेश करना शुरू कर दिए। अवाम से नए वादे, मगर क्या हुआ इलेक्शन 2008 में किए गए वादों का? यही परवेज मुशर्रफ के आर्गुमेंट हुआ करते थे। परवेज मुशर्रफ के साथ मुझे नाम मिलाएं। चौथी बार इक़्तिदार में आई है, कहाँ इनका मंशूर है? ये गरीबों की पार्टी, ये नवाज शरीफ साहब की पार्टी नहीं। हमने वो उस तरह काम नहीं किया जिस तरह हमें करना चाहिए था। देखिए सियासी जमातों के मंशूर पर तलाश का एक नया सिलसिला।